हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि 2 नवंबर के लिए। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। पूर्व में कैसे आई थी जी ईस्ट इंडिया कंपनी? देखिए, कहता मुगल बादशाही में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। बहुत सारे सूबेदार थे जिन्होंने अपनी रियासतें कायम कर ली थी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीति क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ठीक है, राजनीतिक क्षितिज के रूप में अंग्रेजों की एक नई ताकत उभरने लगी थी 18वीं शताब्दी के अंत में। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे देश के नीति निर्धारक बन बैठे। एक छोटी कंपनी के रूप में भारत आए थे और भारत के नीति निर्धारक बन बैठे थे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। कहता 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल किया था। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। पूर्व के अंदर एकाधिकार मिल गया था व्यापार करने का, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो सिर्फ वही कर सकती थी एकाधिकार, और कोई और कंपनी नहीं कर सकती थी व्यापार यहाँ पर आकर। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है ये, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। ठीक है जी, ये सिर्फ इंग्लैंड के व्यापारी को तो रोक सकता था, लेकिन जो दूसरे ताकतें थीं फ्रांस, डच, पुर्तगाल, उनको नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। ठीक है, कहते यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े तो थे, चाहिए थे। रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। ठीक है, कहते यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने लगी थी। कहता है यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जो कंपटीशन था वो बढ़ने लगा था यूरोपीय कंपनियों के बीच में। भारत में इन कीमतों की वस्तु कीमत बढ़ने लगी, जिसके कारण भारत में इन वस्तु कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी थी। ठीक है, बाजार पर कब्जा करने की ओर में कंपनियों के बीच में क्या होने लगी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी। अपने आप को सेफ रखने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा था। स्थानीय शासकों से भी उनका क्या हो गया, टकराव, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। कहता उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। कहता 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, पहली हुगली फैक्ट्री शुरू हुई थी जहां पर निर्यात की जाने चीज़ों को क्या किया जाता था, जमा किया था। जैसे व्यापार फैलता, कंपनी के सौदागरों ने और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, कंपनी ने जो सौदागर और व्यापारी थे फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। कहते 1656 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। इस आबादी के चारों तरफ क्या बना दिया था, एक किला बना दिया था। और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिससे गांव कोलकाता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता। ठीक है, कलिकाता था पहले, वो बाद फिर कलकत्ता बना, फिर कोलकाता बन गया। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। ठीक है जी, कंपनी ने क्या कर दिया था, एक फरमान प्राप्त कर लिया था औरंगजेब से, जिससे बिना शुल्क चुकाए वो व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल के राजस्व में बहुत कमी आ गई थी। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। अब देखते बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर।
कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला था, तो हम ये पढ़ चुके हैं क्या फ़ायदा मिला था कि कोई और कंपनी होल्ड में उसकी नहीं रह गई थी, वो सस्ती दामों पर खरीद सकती थी और महंगे दामों पर बेच सकती। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या कहता है, नीचे ये रहा। कहता है व्यापार में एकाधिकार चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, अर्थात इंग्लैंड की कोई भी कंपनी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। कंपनी पूर्वी इलाकों से सस्ते दामों पर सामान खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेच सकती थी, भारी मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कहता है यूरोपीय व्यापारी भारत में किन वस्तुओं को यूरोप से लाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा था। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ें बेचना चाहते थे जी। हाँ तो देखिए ये रहा बेटा। कहता है यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, इलायची और दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती स्पर्धा के कारण इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो बेटा ये आप यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची इनकी मांग थी, इनकी डिमांड थी, और क्योंकि कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई इसलिए क्या हो गया, कीमतें बढ़ गई यहाँ स्थानीय लोगों की और मुनाफा क्या हो गया, कम हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था, हमने भी पढ़ा था क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि वसूली क्या हो गई थी, राजस्व की वसूली कम हो गई थी, नतीजा क्या हुआ था, विरोध करना जायज़ हो गया था। ठीक है जी, क्योंकि राजस्व देने से मना कर दिया था। तो देखते हैं तीसरे का आंसर क्या है जी। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना शुल्क चुकाए व्यापार शुरू कर रही थी, जिससे राजस्व की वसूली कम हो गई थी। इसी कारण बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध शुरू कर दिया था। नवाब ने कहेगा, ठीक है जी, नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया था, विरोध शुरू कर दिया था। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने शुल्क नहीं चुका रहे थे, जिससे राजस्व में कमी आ गई थी, राजस्व में कमी आने से विरोध तो हो गई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैसा किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए एकाधिकार जो होता है यानी कि एक ही चीज़ का अधिकार हो जाना, किसी एक पर्सन का अधिकार हो जाना, किसी एक कंपनी का अधिकार होना, वो नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से सारी चीज़ें करती है। ठीक है, तो इसलिए एकाधिकार नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा तब भी क्या होगा, नुकसान ही होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में होगा तब भी नुकसान ही होगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हुआ तो शिक्षा सभी को नहीं मिल पाएगी, और चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ तो चिकित्सा भी सभी को नहीं मिल पाएगी, लोग अपनी मनमर्जी से मुनाफा कमाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है बेटा। कहता है चिकित्सा या शिक्षा के पर भी एकाधिकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। कहता कोरोना काल में अस्पताल वालों ने, ठीक है, कोरोना यहाँ पे लिख लेना बेटा, कोरोना काल में अस्पताल वालों ने कोविड-19 टेस्ट के नाम पर मेरे फूफा जी से 4,000 रुपये ज़्यादा ले लिए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।